हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अनुवांशिकी। दोस्तों ये क्लास 12 की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये अक्सर एग्ज़ाम में 12th के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए आज हम इस चैप्टर को अच्छे से कम्प्लीटली सॉल्व करें। अभी हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम सिर्फ एक सिंपल सी जानकारी लेंगे। इस पर हम मेंडल के कोई नियम को अभी शामिल नहीं करेंगे, जैसे मेंडल के एकल अणु का नियम, मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, इसको हम लागू नहीं करेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे ताकि हम नियम को, तीनों नियम को मेंडल के अच्छे से समझ सकें। तो आइए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसे कि आपको बता दें कि अनुवांशिकी का पिता सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है दोस्तों। और इसी अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में किया था। बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों 1905 में किया था। और दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आधुनिक अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो अक्सर लड़के एंटोनी वॉन ल्यूवेंहॉक को ऑप्शन में टिक करके चले आते हैं, लेकिन दोस्तों वो गलत लेते हैं। आधुनिक अनुवांशिकी का पिता सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है दोस्तों, ये आप चीज़ ध्यान देंगे। और अनुवांशिकी का पिता भी ग्रेगर जॉन मेंडल को ही माना जाता है। ये दोस्तों आप तीनों वैज्ञानिकों को नाम अच्छे से क्लियर कर लेंगे और अनुवांशिकी शब्द बोले दोस्तों तब आप बेटसन को टिक लगाएंगे, ना कि ग्रेगर जॉन मेंडल को। और ऑप्शन में ग्रेगर जॉन मेंडल भी दिया रहेगा, तो आप ध्यान देंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं अनुवांशिक लक्षणों की। अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? आप देखिए दोस्तों, जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुवांशिक लक्षण, जेनेटिक कैरेक्टर, या उसे हम वंशानुगत लक्षण कहते हैं। इंग्लिश में इसे इनहेरिटेंस कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपके कोई एक प्लांट है, उस प्लांट का कोई कैरेक्टर अगर दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, यानी फर्स्ट जनरेशन पेरेंट जनरेशन से अगर जनरेशन का कैरेक्टर कहाँ जा रहा है दोस्तों? लक्षण कहाँ जा रहा है? अगर वो लक्षण जा रहा है दूसरी पीढ़ी में, यानी F1 जनरेशन प्रथम पीढ़ी में जो संतति हो रही है उसमें जा रहा है कोई कैरेक्टर, तो उसी को हम बोलेंगे वही अनुवांशिक लक्षण गया। जैसे माता पिता काले हैं तो जो उनका कैरेक्टर जा रहा है, यानी उनकी जो संतान होगी वो भी काली होगी, इसी को हम लक्षण बोल रहे हैं दोस्तों। यानी जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं उन्हीं को हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों कि प्रत्येक जीव नश्वर होता है। यानी नश्वर का मतलब वो, अगर वो कोई जीव है, अर्थ पर आया है, पैदा हुआ है, तो उसका मरना निश्चित है दोस्तों। उसका मरना निश्चित है, यानी एक आयु के बाद उसकी मृत्यु निश्चित होती है। फिर भी पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बना हुआ है, यानी मानव जाति खत्म नहीं हुई। उसका सबसे अहम कारण है दोस्तों रिप्रोडक्शन, प्रजनन के द्वारा ही संतान यानी मानव जीवन बचा हुआ है। अगर प्रजनन ना होता तो आज तक मानव जाति का नामो निशान खत्म हो गया होता दोस्तों, मानव जाति का नामो निशान खत्म हो गया होता। और दोस्तों अनुवांशिक लक्षण किस तरह दूसरी स्पीसीज में जाते हैं, यानी पेरेंट से किस तरह उनके बच्चों के अंदर जाते हैं अनुवांशिक लक्षण, वो आपको इस डायग्राम से पता चलेगा दोस्तों। देखिए ये मान लीजिए कोई पेरेंट है दोस्तों, ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं किसी ह्यूमन का, ये आप मान लीजिए कोई पेरेंट है। इस पेरेंट की जो सेल होती है, हम सभी जानते हैं कि कोई भी मानव कोशिका है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कई सारी सेल से मिलकर बना हुआ है, अरबों खरबों सेल से बना हुआ है। तो हम जानते हैं कि सेल के अंदर क्या होता है दोस्तों? क्रोमोसोम होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम के ऊपर दोस्तों, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स बैठे होते हैं। कौन बैठा होता है दोस्तों? जीन्स। और जीन्स पर ही डीएनए होते हैं। इन्हें डीएनए के द्वारा ही हम संदेश को एक्सेप्ट करते हैं और डीएनए के पास होता है आरएनए। यही आरएनए संदेश को लाने ले जाने का काम करता है। डीएनए सिर्फ आदेश देता है कि भैया आरएनए तुम हमारे संदेश को ले जाओ। यानी डीएनए कहाँ होता है दोस्तों? जीन के ऊपर। और डीएनए किसे संदेश देता है? आरएनए को। किसे संदेश देता है दोस्तों? आरएनए को। डीएनए संदेश देता है आरएनए को कि भैया तुम मेरे संदेश मेरे दोस्तों तक पहुंचा दो। यानी एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट पे जो मैसेज जा रहा है दोस्तों वो होता है डीएनए के कारण, और डीएनए आदेश देता है आरएनए को। यानी जो संदेश जा रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, उसके लिए जवाबदार कौन है दोस्तों? सेल के अंदर का क्रोमोसोम के ऊपर बैठा हुआ जीन्स, और जीन्स के ऊपर का डीएनए दोस्तों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला टॉपिक। कुछ एग्जांपल देख ले हम दोस्तों। जैसे कि आपको यहाँ दिया है कुत्ते के बच्चे सदा पिल्ले होते हैं। मटर के बीज से मटर के पौधे ही उग सकते हैं। उसी तरह मानव की संतान से केवल मानव ही पैदा होंगे।
मानव को संतान से केवल मानव हुई। इसी प्रकार प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतानें हमेशा जनक के समान ही होंगी। यानी अगर जनक कुत्ता है तो उसके बच्चे से केवल पिल्ले ही होंगे, अगर जनक मटर का पौधा है तो उसके बच्चे सिर्फ मटर के पौधे ही होंगे, और अगर जनक मानव है तो उसकी संतान भी दोस्तों मानव ही होगी। ये आप ध्यान अच्छे से क्लियर करेंगे। और दूसरी कुछ अनुवांशिक लक्षण ले लेते हैं, जैसे हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। मान लीजिए कोई जनक है जिसकी आंखें क्या हैं दोस्तों, नीली हों, भूरी हों या भेंगी आँखी हों, यानी तिरछी विरछी, ऐसी आँखें जिसकी होगी जिस माता पिता की, उनकी संतानों में भी दोस्तों यही लक्षण देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे समझ जाइए। अभी हम आपको एक चित्र के माध्यम से बता दूंगा। और यदि मान लीजिए दोस्तों, यदि किसी पेरेंट की यानी किसी जनक की खोपड़ी गंजी हो, यानी सर में बाल बिल्कुल ना हो, और बालों का रंग कोई अलग हो, जैसे बहुत ज़्यादा ब्राउन हो, बहुत ज़्यादा गोल्डन हो, बचपन से ही, जन्म से ही दोस्तों, कि नहीं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कोई एज में पार्लर करवा लें, ब्यूटी करवा लें, कोई बाल को डाई करवा लें, तो वो वाली बात यहाँ पे लागू नहीं होगी दोस्तों। जो जन्म से ही होगी उसी की बात हो रही है। जन्म से ही मान लो बाल गोल्डन कलर में हो, वो चीज़ लागू होगी दोस्तों। और जैसे ये दोस्तों नाक लिखा है, नाक की आकृति तिरछी हो, टेढ़ी हो, सीधी हो, ऊपर हो, कुछ रोग जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, उनका स्वभाव तीखा हो, मीठा हो, और भी कोई संबंधित लक्षण जो संतानों को माता पिता से ही मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, और संतानों के अंदर कहीं बाहर से नहीं आते, उन्हीं के माता पिता से ही आते हैं दोस्तों वो लक्षण। जैसे मैं आपको इस डायग्राम में बता दूँ, जैसे मैं आपको इस डायग्राम में बताऊँ कि जो लड़कों के अंदर जो कैरेक्टर आते हैं, देखिए ये दोस्तों, आपको यहाँ एक डायग्राम दिख रहा होगा दोस्तों लेडीज का। जो ये लेडीज है, इसको आप ध्यान से देखिए दोस्तों। इस लेडीज की आंखें ब्राउन है। ये लेडीज एक पेरेंट है। कौन है दोस्तों? पेरेंट। ये लेडीज हमारी पेरेंट है। इस लेडीज का ये बेबी है, इस लेडी का ये बेबी है। तो दोस्तों लेडीज की बालों को देखिए, लेडीज के बालों को देखिए, ब्राउन ब्राउन है, यानी गोल्डन कलर में है। और जो उसका बेबी होगा उसके बाल भी दोस्तों ब्राउन ही होंगे। और जो लेडी की आइज में गौर करिए दोस्तों, लेडीज की आइज कैसी है? ब्लू कलर की है। तो जाहिर सी बात है जिसका बेबी जो होगा उसमें भी इसके कैरेक्टर चले जाएंगे। यही हमारी डिफिनेशन थी अनुवांशिक लक्षण की, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उन्हीं को हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुवांशिक लक्षण। माता की आंखें देख लीजिए दोस्तों, ब्राउन है, तो जाहिर सी बात है कि जो बेबी इनका होगा उनकी आंखें भी ब्राउन होगी। अगर माता के बाल गोल्डन है और कोई दूसरे कलर के हैं, तो जाहिर सी बात है बेबी के अंदर भी वही कैरेक्टर शो होंगे, यानी बेबी का बाल भी गोल्डन ब्राउन ही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं विभिन्नताओं की। यह हमारा अनुवांशिक का चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, अनुवांशिक की केवल डिफिनीशन हमने खत्म किया, अभी केवल डिफिनीशन हमने खत्म की। अब हमारा टॉपिक है दोस्तों वेरिएशन। आपके सिलेबस में वेरिएशन दिया है। वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप ध्यान से समझिए वेरिएशन को। देखिए दोस्तों, एक ही जाति एवं एक ही माता पिता की संतानों में समानताओं के अतिरिक्त दोस्तों, समानता के अतिरिक्त जो भी अंतर आपको देखने के लिए मिल रहा है उसी को हम आप बोलते हैं विभिन्नताएं दोस्तों। यानी मान लीजिए कोई माता पिता है, उसके जो बच्चे हैं दोस्तों, माता पिता के 4 उंगली है, जाहिर सी बात है बच्चों की भी 4 उंगली होगी, एक अंगूठा होगा। ये समानता है दोस्तों। माता की एक आंखी है, बच्चे की भी, मतलब माता की एक जोड़ी आंखी है तो बच्चे की भी एक जोड़ी आंखी होगी। माता पिता के एक जोड़ी कान है तो बच्चे के भी एक जोड़ी कान होंगे। ये दोस्तों क्या है? समानताएं हैं। अब वेरिएशन कैसे हो गया? जैसे मान लीजिए दोस्तों, माता पिता गोरे हैं, अब बच्चा काला हो गया। माता पिता गोरे हैं, बच्चा काला हो गया। ये दोस्तों विभिन्नता है। इसी को हम बोलते हैं एक ही जाति या एक ही माता पिता की संतानों में समानताओं के अतिरिक्त जो लक्षण देखने के लिए मिल रहा है उसी को हम विभिन्नताएं कहते हैं दोस्तों। ठीक है, माता पिता होशियार हैं, बच्चा बेवकूफ़ निकल गया, ये भी विभिन्नता के लक्षण ही है दोस्तों। माता पिता अच्छे खासे हेल्दी हैं, बच्चा दूबर पातर निकल गया, तो भी दोस्तों एक वेरिएशन ही एक तरफ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वेरिएशन कितने टाइप के होते हैं और आप जान जाइए दोस्तों, विभिन्नता ही जीवन का मूल आधार है। विभिन्नता ही जीवन का मूल आधार है दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछ लेता है विभिन्नता जीवन का कैसा आधार है, तो आपको बताना है विभिन्नता ही जीवन का मूल आधार है। विभिन्नता ही जैव विकास को प्रमोट करता है दोस्तों, आगे बढ़ाता है। और दोस्तों बता दें हम कि विभिन्नता जीवों में बहुत सारी प्रकार की होती है। एक संरचनात्मक विभिन्नता होती है, मानव वैज्ञानिक विभिन्नता होती है और साथ ही साथ क्रियात्मक विभिन्नताएं भी होती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं को हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि संरचनात्मक विभिन्नताएं क्या हो सकती हैं। आइए हम जानते हैं वे विभिन्नताएं जिनमें जीव शरीर की बनावट, रंगों की आकृति, रंग, रूप एवं शारीरिक संगठन संगठन संबंधी विभिन्नताएं आती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? संरचनात्मक विभिन्नताएं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए कि जैसे 5 की जगह 6 उंगलियों का पाया जाना, 5 की जगह दोस्तों
6 उंगलियों का पाया जाना, इसी को हम बोलते हैं संरचनात्मक विभिन्नताएं दोस्तों। 5 की जगह 6 उंगलियों का पाया जाना, 5 की जगह 6 उंगलियों का पाया जाना। एक ही माता पिता की एक संतान काली तथा दूसरी संतान का गोरा होना। ये दोस्तों शरीर के स्ट्रक्चर पे चेंजेस हो रहा है दोस्तों, ना कि किसी फंक्शन पे चेंजेस हो रहा है। ये कहाँ पर हो रहा है दोस्तों? शरीर के स्ट्रक्चर में। 5 की जगह 6 उंगली हो गई, ये शरीर का एक भाग ही है। माता पिता की एक संतान का काला होना तथा दूसरी का गोरा होना, ये भी दोस्तों एक विभिन्नता ही है, ये भी आप ध्यान देंगे दोस्तों। अगले टॉपिक हम देखते हैं, मानववैज्ञानिक विभिन्नताएं क्या होती हैं। मानववैज्ञानिक विभिन्नताएं वे विभिन्नताएं जो जीव के स्वभाव, उनकी वृद्धि, उनमें समझ तथा मानसिक संबंधी होती हैं, यानी मस्तिष्क संबंधी होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं दोस्तों मानव वैज्ञानिक विभिन्नताएं। ऐसी विभिन्नताएं जो स्वभाव से भी संबंधित हो, वृद्धि से, समझ से, मानसिकता से, उसी को हम क्या बोलेंगे? मानव वैज्ञानिक विभिन्नताएं। जैसे मान लीजिए माता पिता बहुत शांत स्वभाव के हैं, बच्चा थोड़ा गर्म मिजाज का निकल जाए, तो ये मानव वैज्ञानिक विभिन्नता के अंतर्गत आता है। मान लीजिए माता पिता का ब्रेन बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाई है, माता पिता बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चा, विभिन्नता की बात हो रही है दोस्तों, तो बच्चा बेवकूफ़ निकल जाए, तो इसी को हम विभिन्नताएं बोलेंगे। यही होती है समझ से विभिन्नता है। माता पिता की वृद्धि, माता पिता के शरीर अच्छी खासी है, लंबे चौड़े हैं, अब बच्चा छोटा हो जाए, बौना हो जाए, पतला हो जाए, तो ये दोस्तों कैसी विभिन्नताएं? मनोवैज्ञानिक विभिन्नता के अंतर्गत आएगी ये सारी बातें। अगली टॉपिक देख ले हम, क्रियात्मक विभिन्नताएं क्या होती हैं। क्या क्रियात्मक विभिन्नताएं? ऐसे विभिन्नताएं जो जीव के जैविक क्रियाओं में देखने को मिलती है, उसी को हम बोलते हैं क्रियात्मक विभिन्नताएं। जैसे उनका डाइजेशन हो गया, उनका पाचन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इनमें जो विभिन्नताएं देखने के लिए मिलेगी हमें, उसी को हम बोलेंगे दोस्तों क्या? क्रियात्मक विभिन्नताएं। ठीक है दोस्तों, जैसे इसकी कुछ उदाहरण देख लिया जाए। पाचन हो गई, इसके कुछ पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन और श्वसन, ये विभिन्नता, ये किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? क्रियात्मक विभिन्नताओं के। अब हम बढ़ते हैं अपनी मेंडल के संकरण के प्रयोग के ऊपर। आपको बता दें कि मेंडल जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने किस पौधे पर रिसर्च किया था दोस्तों? अपने गार्डन के पौधे पर, जिसका नाम था मटर। उन्होंने मटर के पौधे पर रिसर्च किया था, और मटर कहाँ था? उनके बगीचे में लगा हुआ था दोस्तों। काफ़ी बड़ी, कई सारे जंगली पौधे भी थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर मटर के पौधे को उन्होंने मटर के पौधों को चुना। इसका बहुत बड़ा रीज़न था, वो रीज़न मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। पहले आप मटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए दोस्तों। जो मटर के पौधे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं गार्डन पी, यानी बगीचे वाले पौधे, गार्डन यानी बगीचा, मट पी यानी मटर, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों, साइंटिफिक नेम वो है दोस्तों पाइसम सटाइवम। क्या है दोस्तों? पाइसम सटाइवम। ये दोस्तों मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम है। और जो मटर के पौधे का गुणसूत्र होता है वो होता है 14। ये दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये कुल क्रोमोसोम है संख्या में दोस्तों। और जब अगर पेयर्स में बात कर लें तो पेयर्स में दोस्तों 7 होते हैं, 7 जोड़ी होते हैं। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2n इक्वल टू 2n इक्वल टू n इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की कुल संख्या, गुणसूत्र की कितनी संख्या है उसके आधी ले लीजिए, 2 × 7 14 है, यानी इसको आधा ले लीजिए बराबर 14। ये दोस्तों किसी का भी आप निकाल सकते हैं, ह्यूमन बींग्स का भी निकाल सकते हैं, कैट, डॉग, काऊ, बैफेलो, बस आपको उसका टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मालूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मटर के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? टोटल 14 गुणसूत्र होते हैं मटर के अंदर दोस्तों। ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल नामक वैज्ञानिक ने किस पौधे पर रिसर्च किया था, तो आपको बताना है गार्डन पे, ना कि जंगली मटर पे, बगीचे वाले मटर पे, उद्यान के मटर पर। और पूछेगा कि मेंडल ने जिस पौधे का उपयोग किया, मटर के पौधे का अपने प्रयोग में, उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आपको बताना है 14। अगर वो जोड़ी में पूछे तो आपको 7 बताना है दोस्तों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अब हम ये जाने दोस्तों कि मेंडल नामक वैज्ञानिक ने मटर के पौधों को ही सिर्फ क्यों चुना और अदर पौधों को क्यों नहीं चुना। अक्सर लोगों के अंदर सवाल होता है कि मेंडल ने सिर्फ मटर के पौधे पर ही रिसर्च क्यों की, किसी और पौधे पर रिसर्च क्यों नहीं किया, उसी को हम यहाँ जानते हैं दोस्तों। सबसे खास बात, जो मेंडल ने जो चुनाव किया दोस्तों, उस चुनाव के आधार पर हम आपको बताते हैं। जो मेंडल ने चुनाव किया दोस्तों, उन्होंने बताया, मेंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो मटर के पौधे होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? द्विलिंगी होते हैं, उनमें 2 लिंग होते हैं, यानी एक मटर के प्लांट में मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर शो होंगे, एक ही पौधे पर दोनों के कैरेक्टर शो होंगे दोस्तों। ये आपको बहुत ही बड़ी बात है, इसीलिए और कहीं ना कहीं ये बात भी मायने रखती है कि एक ही पौधे पे दोनों पार्ट मिलना, दोनों लक्षण मिलना, एक यानी एक मेल के लक्षण, एक फीमेल के लक्षण एक ही पौधे पर मिलना। ठीक है दोस्तों, और क्या देखा मेंडल ने मटर के पौधे पर? उन्होंने देखा स्वपरागण।
कि मटर के जो पौधे होते हैं उनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उनको प्रजनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं ही प्रजनन कर सकते हैं अनुकूल वातावरण देखते ही। इसलिए उनमें क्या क्या पाया जाता है? पहली चीज़, उनमें वे द्विगुणित होते हैं, यानी उनमें द्विलिंगी का गुण होता है, यानी एक ही पौधे पर नर भी होता है और एक ही पौधे पर मादा भी होता है, यानी अलग अलग पौधे पर नहीं होते। और दूसरी चीज़, वो उनमें स्वपरागण ऑटो पॉलिनेशन पाया जाता है, यानी प्रजनन करने के लिए किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात पर परागण की कोई संभावना नहीं होती, यानी कोई दूसरा आदमी व्यक्ति आकर उनमें प्रजनन नहीं करवाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने ऑटोमेटिक ही कर सकते हैं प्रजनन। और क्या कहता था दोस्तों, इनकी आयु जो है दोस्तों ये सबसे कम होती है, 3 से 4 महीने की ही होती है, लगभग हर पेड़ की ही होती है 3 से 4 महीने की, जितने अनाज वाले दलहनी फसल हैं सभी की होती है 3 से 4 महीने की। ठीक है दोस्तों, और आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बता दिया गया कि मटर की भी होती है 3 से 4 महीने की। ठीक है, और क्या देखा उन्होंने देखा कि मटर की जो आकार था वो छोटा था, जिन्हें संभालना सुगम हो गया, यानी उनको अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा पेड़ होता तो उसको बचाने के लिए मेंडल को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, उसके आजू बाजू जाली लगानी पड़ती, लेकिन उनके जो मटर के पौधे थे वो थोड़ा छोटे थे, इसलिए उनको संभालने में कोई कठिनाई भी नहीं हो रही थी उनको। और अगली टॉपिक क्या थी, इनकी जो फली थे मटर की, जो हम फल देखते हैं मटर के, जो हम बाजार से खरीदते हैं, तो उनमें जो गोल गोल दाने हमें मिलते हैं मटर के पौधे के अंदर, गोल गोल दाने जो हमें मिलते हैं, गोल गोल दाने, वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे, यानी वो अधिक होते थे गोल गोल दाने, यानी जो मटर के बीज थे वो अधिक होते थे, और जो फली हैं और उनमें जो बीज लगे होते हैं वो कम समय में ही पक जाते थे। यही सबसे बड़ा कैरेक्टर है दोस्तों मटर के पेड़ का, उनके बीज और फली कम समय में ही पक जाते थे, जिससे उनको रिसर्च करने में सहायता मिलती थी दोस्तों। और भी कई सारे कारण थे जो आपको विपर्यासी लक्षण पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा दोस्तों। जब तक आप विपर्यासी लक्षण नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको उसकी मेंडल के कारण नहीं पता चलेगा कि मेंडल क्यों यूज किया मटर के पौधों को। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विपर्यासी लक्षण होते क्या हैं। ऐसे लक्षण जिनमें भौतिक रूप से कोई हेरफेर किया जा सके, किसी भी प्रकार का हेरफेर किया जा सके, यानी भौतिक रूप से किसी भी प्रकार का हेरफेर किया जा सके, उसी को हम बोलते हैं विपर्यासी लक्षण। अब दोस्तों भौतिक रूप क्या हो गया? भौतिक रूप मतलब फिजिकल फैक्टर, इसकी इंग्लिश हो गई फिजिकल फॉर्म में, यानी जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो, जो पर्यावरण से ही एक्सचेंज हो जाए, उसी को हम भौतिक रूप बोलें, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो। विपर्यासी लक्षण मतलब, विपर्यासी का मतलब होता है दो अलग अलग लक्षण। आगे पढ़िए, आपको आगे समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं। मटर के पौधों का लंबा होना या बौना होना, ये विपर्यासी लक्षण है। यानी एक मटर का पौधा कितना है दोस्तों? एक है, मटर का पौधा एक है, उसके दो अलग अलग लक्षण है, एक लंबेपन का, एक बौनेपन का। ठीक है दोस्तों, ये दो अलग अलग लक्षण, यानी पेड़ एक है, लक्षण दो है, इसी को हम विपर्यासी लक्षण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी एक मटर का पौधा कैसा है? लंबा है, तो दूसरा कैसा है दोस्तों? बौना, लेकिन दोनों किसके पौधे हैं? मटर के ही पौधे हैं। बस यही विपर्यासी लक्षण है दोस्तों। मटर की आकृति गोल होना या झुर्रीदार होना, बस ये विपर्यासी लक्षण आ गए आपके। दो विपर्यासी, मटर की आकृति कैसी है? गोल हो सकती है या फिर झुर्रीदार हो सकती है। मटर के बीजों का पीला होना या फिर हरा होना, ये दोस्तों एक मटर का बीज है, या तो वो पीला हो सकता है या तो हरा हो सकता है। और आपको बता दिया जाए, जो पीलापन का गुण है ये आपका डोमिनेंट होगा, ये आपका प्रभावी होगा, और जो हरा रंग का गुण है ये आपका कैसा है दोस्तों? रिसेसिव है, अप्रभावी है, ये अप्रभावी लक्षण है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला लक्षण देख ले दोस्तों। जो मेंडल ने अपने विपर्यासी लक्षण लिए थे अपने प्रयोग में, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे, वो आपके ये रहे दोस्तों, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। ये आपके 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण है जिसने मेंडल ने, जिसके कारण मटर के पौधों को चुना। पहली चीज तो उसने क्या देखी? फली का रंग देखा। मेंडल ने फली का रंग देखा, कैसा था? फली का रंग यानी जो मटर के दाने हम छीलते हैं दोस्तों, उसकी बात कर रहा है। जो मटर के फ्रूट्स हम देखते हैं जिसके अंदर दाने भरे रहते हैं बहुत सारे, उसी को हम फली बोलते हैं, या फली बोलिए, फ्रूट बोलिए, दो जो आपकी इच्छा। तो उसका डोमिनेंट, ये देखिए, प्रभावी यानी डोमिनेंट, अप्रभावी यानी रिसेसिव। अप्रभावी मतलब दोस्तों अप्रभावी यानी रिसेसिव कैरेक्टर। प्रभावी कौन सा होगा? फली के अंदर का रंग कैसा होगा? हरा। अप्रभावी लक्षण पीला, बेकार क्वालिटी का यानी पीला। फली की आकृति कैसी हो सकती है? फूली हुई। जो अच्छी क्वालिटी का होगा, जो प्रभावी होगा वो फूली हुई, और जो अप्रभावी कैरेक्टर होगा वो सिकुड़ी हुई होगी। बीज का रंग कैसा होगा? पीला। बीज का रंग दोस्तों पीला, यहाँ ध्यान देंगे, बीज का रंग पीला, और अप्रभावी बीज का रंग कैसा होगा दोस्तों?
हरा होगा। अब इधर देखिए, यहाँ बीज का रंग आपने पीला देखा और यहाँ फली का रंग देखिए दोस्तों, आपने हरा देखा है फली का रंग। ठीक है दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का बीज जो आप देखेंगे वो पीला होगा और जो बेकार क्वालिटी का होगा वो कैसा होगा, हरा। यानी जो अच्छी क्वालिटी का बीज होगा वो अच्छी क्वालिटी का मटर देगा, यानी हरे हरे मटर देंगे, और जो बेकार क्वालिटी का होगा वो बेकार क्वालिटी का मटर देगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जो बीज की आकृति उन्होंने देखी, बीज की आकृति कैसी होती है दोस्तों, जो हम मटर छीलते हैं उसकी गोल होती है, और जो झुर्रीदार होगी वो अप्रभावी लक्षण होगी। ठीक है दोस्तों, वो अप्रभावी लक्षण होगी। पुष्प का रंग कैसा होगा दोस्तों, पुष्प का रंग बैगनी होगा। कैसा होगा दोस्तों, जो मटर के पौधे में जो पुष्प लगते हैं उसका रंग बैगनी होगा, और जो अप्रभावी लक्षण में जाएंगे उसका रंग श्वेत होगा। इन्हीं दोनों लक्षण के बीच में उन्होंने क्रॉस भी कराया था। इन सातों में से आप किसी के लक्षण को भी ले सकते हैं, उनके बीच में क्रॉस करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और पुष्प की स्थिति अच्छी है, यानी एक्सिल और टर्मिनल अग्रस्त। एक्सिस मतलब थोड़ी सीधी आकार की, और अग्रस्त मतलब टेढ़ी मेढ़ी, कैसे भी निकल सकती है, वो कैसे भी निकल सकती है। ठीक है दोस्तों, और पादप की लंबाई, यानी प्रभावी लक्षण क्या है, लंबा, और अप्रभावी बौना। लंबे को मेंडल ने किस संकेत से नॉमिनेट किया था, कैपिटल टी, और बौने को स्मॉल टी। ये आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इन्हीं 7 लक्षणों का मेंडल ने प्रयोग किया था, इसलिए मटर का चुनाव भी किया था दोस्तों। और भी कारण थे जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं संकरण क्या होता है। मेंडल ने अपने किस चीज पे प्रयोग किया था, मेंडल संकरण प्रयोग किया था अपने संकरण पर, मटर के संकरण पर, मेंडल के संकरण के प्रयोग, ये क्वेश्चन था। तो मेंडल हम जान गए, मेंडल हम बार बार सुन रहे हैं, यानी मेंडल एक केमिस्ट का नाम है। संकरण शब्द, संकरण क्या होता है ये आपको जानना चाहिए दोस्तों। जब दो विभिन्न या विप्रयासी लक्षण वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इनसे प्राप्त संतानें संकर कहलाती हैं दोस्तों। जब दो अलग अलग लक्षणों के बीच हम क्रॉस करवाएंगे तो इनसे जो संतानें हमको मिलेंगी, यानी जब हम 2 अलग अलग माता पिता से, एक लंबी माता पिता, एक बौनी माता पिता के बीच क्रॉस करवाएंगे तो इनसे जो संतानें प्राप्त होंगी वो कैसी होंगी दोस्तों, संकर होंगी। और इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी क्रिया को हम संकरण कहते हैं। अभी हम आपको बताते हैं दोस्तों चित्र के माध्यम से। मान लीजिए दोस्तों, ये आप मान लीजिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमारी लंबा पौधा, ये हमारा लंबा पौधा और ये हमारा बौना पौधा, यानी दोनों क्या है दोस्तों, दोनों पेरेंट है। तो दोनों पेरेंट है, इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करवाएंगे। इन दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस कराएंगे तो हमें कैसी संतानें मिलेंगी, हमें 100% कैपिटल टी स्मॉल टी वाली संतानें मिलेंगी, यानी चारों संतानें हमें कैपिटल टी स्मॉल टी वाली मिलेंगी। इन्हीं के बीच, यानी यही संकरण का शब्द बन रहा है, संकरण की डिफिनीशन। यानी जब दो अलग अलग लक्षणों वाले, ये लंबा पौधे का लक्षण है, ये बौने पौधे का लक्षण है, जब दो अलग अलग पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उनसे प्राप्त संतानें संकर कहलाती हैं, हाइब्रिड या फिर प्रोगेनी कहलाती हैं। ये दोस्तों, ये हाइब्रिड संतान है। कैसी संतान है दोस्तों, हाइब्रिड। कहाँ से आई, 2 अलग अलग पेरेंट से, एक लंबी पौधे से, एक बौने पौधे से। ठीक है दोस्तों, लंबे के लिए मेंडल ने कैपिटल टी और बौने के लिए स्मॉल टी का चुनाव किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले तरफ। मेंडल के कुछ संकेत थे। मेंडल ने अपने संकेत में क्या क्या शामिल किया दोस्तों, ये देखिए। इस संकेत को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप मेंडल के नियम को समझ पाएंगे। जनक के लक्षण के लिए आप मेंडल ने किसका प्रयोग किया, P1 का, शॉर्ट फॉर्म में। बार बार पेरेंट लिख के टाइम वेस्ट करने से अच्छा एक बार शॉर्ट फॉर्म ले लीजिए। उसने P का यूज कर लिया, P1। उसने मेंडल ने किसका यूज कर लिया, पेरेंट के लिए P1। बार बार पेरेंट माता पिता लिखने के झंझट खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर मेंडल ने क्या किया, प्रथम पीढ़ी मतलब जब पेरेंट के बीच क्रॉस करवाया, लंबे पौधे बौने पौधे के बीच जो क्रॉस होता है तो उनसे जो संकर संतानें प्राप्त हो रही है, यानी जो हाइब्रिड संतानें प्राप्त हो रही हैं, ये कैसी जनरेशन है दोस्तों, F1 जनरेशन है, प्रथम पीढ़ी है दोस्तों। कैसी पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी है। इसी को मेंडल ने किससे नॉमिनेट किया, F1 से। और जब इसी F1 जनरेशन का क्रॉस हम पुनः स्वपरागण कराएंगे, यानी इन्हीं के साथ करवाएंगे, संकर स्पीसीज के साथ ही, तो जो संतानें प्राप्त होंगी वो कैसी होंगी दोस्तों, यानी जब हम F1 पीढ़ी की प्राप्त संतानों का प्रजनन हम उन्हीं की स्पीसीज के साथ करवाएंगे, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही करवाएंगे, तो ये कैसे क्रॉस हो जाएगी, ये F2 यानी सेकंड जनरेशन आने वाली है। उसके लिए मेंडल ने किसका प्रयोग किया, F2 सेकंड जनरेशन के लिए, और थर्ड जनरेशन के लिए F3। ठीक है दोस्तों, थर्ड जनरेशन के लिए F3।
थर्ड जनरेशन के लिए किसका प्रयोग किया, F3 का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसने लंबे रूप के लिए किसका यूज किया, लंबे रूप के लिए किसी भी लंबे पौधे के लिए उसने कैपिटल टी का प्रयोग किया। किसने, मेंडल ने, मैंने नहीं। और बौनेपन के लिए उसने स्मॉल टी का प्रयोग किया, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए कैपिटल का यूज किया और रिसेसिव पेरेंट के लिए स्मॉल टी का यूज किया। स्मॉल टी कैसे, देखिए दोस्तों, लंबे का स्पेलिंग क्या होती है, लंबा का स्पेलिंग क्या होती है, लंबे की स्पेलिंग होती है टॉल होती है। तो टॉल का सिर्फ कैपिटल टी ले लिया, टॉल का क्या ले लिया दोस्तों, कैपिटल टी। तो लंबे पौधे को कैपिटल टी और कैपिटल का अपोजिट स्मॉल, तो ये बौने पौधे को स्मॉल टी दे दिया, यानी डोमिनेंट को कैपिटल टी और रिसेसिव को स्मॉल टी का चिन्हित कर दिया। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मेंडल ने कैपिटल टी ही क्यों दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट बात, जो जब हम आपको मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड मेंडल के प्रयोग बताएंगे तब आपको ये बातें बीच बीच में आएंगी जिसको आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। तो कौन कौन सी बातें हैं, पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए युग्म विकल्पी क्या होता है दोस्तों। युग्म विकल्पी यानी एलिलोमार्फ क्या होता है, ये आपको जानना चाहिए। एक गुण को प्रकट करने के लिए, एक गुण को प्रकट करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप को युग्म विकल्पी कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब एक गुण को प्रकट करना होता है, एक गुण को प्रकट करने वाले जीन के दो अलग अलग लक्षणों को क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी। युग्म का मतलब ही होता है दो। युग्म विकल्पी दोस्तों, युग्म का मतलब होता है दो, विकल्पी का मतलब चयन करना, दोनों में से कोई एक का चयन करना। जैसे ये आपको दिया जा रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से आपको सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, यानी इसमें इस कैपिटल टी और स्मॉल टी जो आपको यहाँ दिखाई जा रहा है एग्जाम्पल में, इसमें से कौन से लक्षण आपको शो होंगे, आपको दिखाई देंगे सामने वाले पौधे पर। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, हमेशा डोमिनेंट ही बड़ा होता है, प्रभावी लक्षण ही प्रबल होता है बस, यानी लंबेपन का ही गुण पौधे में दिखाई देगा। लंबेपन का गुण कैसे दिखाई देगा दोस्तों, पौधे में दिखाई देगा, लेकिन उस पौधे के अंदर बौनेपन का गुण कहीं ना कहीं छुपा होगा, लेकिन वो बाहर नहीं आएगा दोस्तों। सिर्फ लंबेपन का गुण ही आपको बाहर देखने के लिए मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं युग्म विकल्पी, यानी दो अलग अलग कैरेक्टर में से, दो अलग अलग लक्षणों में से सिर्फ एक लक्षण का प्रकट होना ही युग्म विकल्पी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर समझा दूंगा। अब दोस्तों, अब आप जानिए समयुग्मजी क्या होता है। समयुग्मजी क्या होता है, देखिए दोस्तों, यदि किसी लक्षण के दोनों जीन्स समान हो तो उनमें क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। जैसे कैपिटल टी ये कैसा लंबा पौधा है, दोनों जीन्स समान है, यानी दोनों कैपिटल हैं। जैसे स्मॉल टी इसमें भी दोनों जीन्स समान है, ये कैसे हैं, ये बौना पौधा है, यानी रिसेसिव पेरेंट है, ये डोमिनेंट पेरेंट, ये रिसेसिव पेरेंट, दोनों ही, ये प्रभावी जनक, ये अप्रभावी जनक, लेकिन दोनों के जीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों से एक जैसे हैं। इन्हीं को हम बोलेंगे होमोजाइगस या समयुग्मजी पेरेंट। ठीक है दोस्तों, ये समयुग्मजी कैरेक्टर है। कोई आपसे पूछे समयुग्मजी कैरेक्टर क्या होता है तो आपको बताना है, जब दोनों जीन समान हो उन्हीं को हम बोलते हैं समयुग्मजी। आप एग्जाम्पल बता सकते हैं, मटर के लंबे पौधे का कैपिटल टी, मटर के बौने पौधे का स्मॉल टी। ठीक है दोस्तों, दोनों एक जैसे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं समयुग्मजी। अब दोस्तों विषमयुग्मजी क्या होता है, विषमयुग्मजी ये देखिए दोस्तों, विषमयुग्मजी यदि किसी लक्षण के दोनों जीन्स असमान हो या अलग अलग हो उन्हीं को हम विषमयुग्मजी कहते हैं, या इंग्लिश में हम इसे हेट्रोजाइगस कहते हैं। विषमयुग्मजी एग्जाम्पल क्या है, ये देखिए दोस्तों, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पहला जीन्स, ये दूसरा जीन्स। जब किसी लक्षण के दोनों जीन्स अलग अलग हो, यानी असमान हो, दोनों जीन अलग अलग हो, इसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, जब दोनों जीन्स एक जैसे हो, और हेट्रोजाइगस जब दोनों जीन्स अलग अलग हो, एक कैपिटल टी हो जाए, एक स्मॉल टी हो जाए, यानी संकर स्पीसीज की बात कर रहा है। और संकर स्पीसीज हमेशा दोस्तों हेट्रोजाइगस होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि संकर स्पीसीज बोलते किसको है, इसमें एक लंबेपन का गुण हो, एक बौनेपन का गुण हो, यानी एक डोमिनेंट कैरेक्टर हो और एक रिसेसिव कैरेक्टर हो। आपको पता होना चाहिए, डोमिनेंट यानी प्रभावी लक्षण और दूसरा अप्रभावी लक्षण, जब दोनों मिलेंगे उसी को आप हेट्रोजाइगस कहेंगे। और जब आपको सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर दिखें, डोमिनेंट या फिर आपको कैसे कैरेक्टर दिखें, रिसेसिव, तब आप बोलेंगे कि वो होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों में डोमिनेंट यानी लंबा पौधा, रिसेसिव यानी बौना पौधा। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, इन्हीं को हम बोलेंगे होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होता है, जहां आपको डोमिनेंट भी दिखाई दे और साथ ही साथ रिसेसिव भी दिखाई दे, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों दिखाई दे, यानी संकर स्पीसीज को आप कैसे बोलेंगे, विषमयुग्मजी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि समयुग्मजी और विषमयुग्मजी
यानी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेटसन और संडार्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया, तो बेटसन ने किया, और बेटसन ने ही अनुवांशिकी शब्द को भी दिया था दोस्तों। आपको भूला ना हो तो मैंने ऊपर बताया है कि समयुग्मजी और विषमयुग्मजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों, बेटसन और संडार्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। नाम थोड़ा अच्छे से लीजिएगा दोस्तों आप। अगली लाइन, अब आपको पता होना चाहिए फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और हर बार हर 12 के एग्जाम में फिनोटाइप और जीनोटाइप का जिक्र होगा ही होगा, और इनके बारे में डिफिनीशन पूछी जाती है और इनका एक एक उदाहरण पूछा जाता है। आइए हम जान जाएं फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है। जब तक आप इनको नहीं पढ़ेंगे, मेंडल के दोस्तों जितने भी नियम हैं, जो 3 नियम मेंडल ने दिए थे, उसमें जितने भी नियम हैं, जितने भी एग्जाम्पल है, सब में आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालना आना चाहिए। अगर आपको ये रेशियो निकालना नहीं आता तो आपको फुल में फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम जानते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। पहले हम शुरू करते हैं फिनोटाइप। ठीक है दोस्तों, किसी लक्षण का बाहरी स्वरूप जो हमें दिखाई देता है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फिनोटाइप। किसी लक्षण का बाहरी स्वरूप जो हमें दिखाई देता है उसे बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे मटर के पौधे का लंबा होना, मटर के पौधे का लंबा होना, मटर के पौधों का बौना होना, ये हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो हम इसे क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। और संकर स्पीशीज ये रही दोस्तों, ये आपकी संकर स्पीशीज है, ये आपकी संकर स्पीशीज। इसमें कैसे लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं, इसमें दोस्तों कैसे संकर स्पीशीज, इस वाले में, इसमें हमें कैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लंबेपन के, इसमें हमें बौनेपन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन संकर स्पीशीज के अंदर आपको कैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, संकर स्पीशीज के अंदर, संकर स्पीशीज के अंदर ये दोस्तों, संकर स्पीशीज के अंदर आपको कैसे लक्षण दिखाई देंगे, आप में दोनों लक्षण है संकर, यानी डोमिनेंट का भी लक्षण है, रिसेसिव का भी। तो आपको कौन से लक्षण पौधे में प्रेजेंट होंगे दोस्तों, सिर्फ डोमिनेंट के, यानी पौधा जो होगा लंबा होगा। इसी को हम बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो। मान लो जी आपको एक रेशियो दे दूं मैं, ऐसा मान लीजिए आपको एग्जामिनर कोई रेशियो दे दे। ठीक है दोस्तों, एग्जामिनर कोई आपको रेशियो दे दे, मैं आपके यहाँ रेशियो लेता हूँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक रेशियो ले लिया, यहाँ मैंने कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी लिखा। तो इसका फिनोटाइप रेशियो कितना होगा दोस्तों, फिनोटाइप रेशियो कितना होगा दोस्तों, कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, आपको इस वाले में क्या दिख रहा है, इसमें सिर्फ पौधे लंबे हैं, तो कितने लंबे पौधे लंबे हैं, एक, ये एक पौधा लंबा है। इसमें भी पौधे कैसे हैं, लंबे हैं, क्योंकि सिर्फ संकर स्पीशीज में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होंगे, यानी लंबा, ये भी लंबा पौधा, ये भी लंबा पौधा, 2 लंबे पौधे, एक ये लंबा पौधा, ये 3 रेशियो। बौना कितना है, सिर्फ 1, स्मॉल टी, ये दोस्तों। तो फिनोटाइप रेशियो क्या बन जाएगा, 3:3:1, ये फिनोटाइप रेशियो है दोस्तों। ये आप याद रखेंगे, इस तरह फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं। कहने का मतलब है जो कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, किसमें दोस्तों, रिएक्शन के थ्रू, संकरण में जो कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हीं को आप बोलेंगे फिनोटाइप रेशियो, और जो कैरेक्टर आपको दिखाई नहीं दे रहे उसको आप फिनोटाइप रेशियो नहीं बोलेंगे। अब देखिए, अब समझ जाइए जीनोटाइप रेशियो क्या होता है। जीनोटाइप रेशियो, यदि किसी जीव के लक्षण को आनुवांशिक संगठन, यदि किसी जीव के लक्षण को आनुवांशिक संगठन देखा जाए तो उसी को हम जीनोटाइप कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, यदि किसी जीव में जीन के लक्षण आप देख रहे हैं, यदि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीन के लक्षण को आप देख रहे हैं तो उसी को हम जीनोटाइप कहते हैं। यानी जब आप जीन्स के लक्षण की बात करेंगे, जीन्स के लक्षण को देखेंगे, यानी लंबे पौधे बौने से आपको मतलब नहीं, जीन्स के लक्षण से मतलब है, तभी उसी को आप बोलते हैं जीनोटाइप। कहने का मतलब ये देखिए, ये दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए मैंने एक और चार्ट भी लिया, उसी तरह का एक चार्ट, ये यहाँ लंबे पौधे का गुण, यहाँ संकर स्पीशीज, यहाँ संकर स्पीशीज, और यहाँ रिसेसिव पेरेंट यानी बौनापन। ये देखिए दोस्तों, इसका जीनोटाइप रेशियो मैं कोई निकालने के लिए मुझे बोल दे, ये आपसे कोई कहते हैं जीनोटाइप रेशियो निकालिए, जीनोटाइप रेशियो कैसे निकालेंगे हम, देखिए इसका अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों हम निकाल रहे हैं, ये कैसा दोस्तों, लंबा पौधा है, कैसा पौधा है दोस्तों, लंबा पौधा है। तो कितने लंबे पौधे हैं, शुद्ध लंबे पौधे, प्योर टॉल की बात हो रही है दोस्तों, प्योर लंबे पौधों की। कितना है, प्योर लंबा, यानी जिसमें दोनों डोमिनेंट हो। इसमें दोनों डोमिनेंट है, इसमें एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव, तो ये नहीं चलेगा। इसमें भी एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव, ये भी नहीं चलेगा। और इसमें दोनों रिसेसिव हैं, ये भी नहीं चलेंगे। यानी प्योर डोमिनेंट सिर्फ हमारे पास एक है, प्योर डोमिनेंट सिर्फ एक है। जीनोटाइप रेशियो, आप जीन्स को देख रहे हैं दोस्तों, आप सिर्फ जीन्स को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप सिर्फ जीन्स को देख रहे हैं, आप ध्यान देंगे, आप सिर्फ जीन्स को देख रहे हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये हाइब्रिड है, इसमें डोमिनेंट भी है रिसेसिव भी है। ये भी हाइब्रिड है, इसमें भी डोमिनेंट इसमें भी रिसेसिव। तो ये कितने हैं, हाइब्रिड कितने हैं हमारे पास, 2। डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, हाइब्रिड 2 हैं। अब प्योर देखिए दोस्तों, ये प्योर आपका ड्रॉप है,
ये शुद्ध बौना पौधा है। शुद्ध बौना पौधा कितना है दोस्तों? सिर्फ एक। ये दोनों रेशियो अलग अलग हमारा निकला। जीनोटाइप रेशियो क्या निकला दोस्तों हमारा? 1:2:1। अब फिनोटाइप रेशियो क्या निकला था दोस्तों हमारा? फिनोटाइप रेशियो निकला था दोस्तों हमारा 3:1, यानी 3 पौधे लंबे, 1 पौधे बौने। इसमें एक पौधा शुद्ध लंबा होगा, दो पौधे और लंबे होंगे लेकिन जीन के हिसाब से, और तीसरा पौधा जो होगा वो शुद्ध बौना होगा। जीनोटाइप रेशियो क्या है हमारा? जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, फिनोटाइप रेशियो 3:1 दोस्तों, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे, ये आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप का मीन्स है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द का प्रयोग किया था W.L. जॉनसन ने। W.L. जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, आज के हमारा ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, और आप अगर इसका